वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, इन सबसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। इन सबसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आ सके। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। जो प्रश्न हम बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक, इस पर विशेष ध्यान देना। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रख लो, उत्तल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। उत्तल दर्पण की बात करें तो हमारा उत्तल दर्पण यही है, पहचान रहे हो कि नहीं इसको? मान लो ये कलई किया गया इस साइड से, पहचान लिए, यही हमारा उत्तल दर्पण है। तो जब भी उत्तल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव, ये क्या कहलाता है? ध्रुव। इसकी फोकस बिंदु ये है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में ही उसका प्रतिबिंब बनता है सदैव। सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, मतलब बड़ा, इतना बड़ा वस्तु है इतना छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। जब भी सीधा बनेगा तो याद रख लो वास्तविक बनता है। जब कोई चीज सीधा हो, समझ लो, जब प्रतिबिंब सीधा तो वास्तविक, अरे वास्तविक नहीं, आभासी। क्या? आभासी। अगर जो सीधा है तो आभासी, अगर जो उल्टा है तो वास्तविक, ठीक। अगर जो आभासी है तो सीधा, अगर जो वास्तविक है तो उल्टा। आइए जान जाओ, छोटा बनता है। ये तीन कंडीशन हमेशा रहेगा। किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक। अवतल दर्पण तीनों स्थिति मिल जाती है, कभी बराबर बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है, तो कभी बड़ा बन जाता है। तो अगला प्रश्न कर रहा है, अच्छा तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर, ओ शिट, ये पूछ दिया है कहाँ बनता है। तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ये दर्पण के सामने वाला भाग होता है, आगे का, और ये दर्पण के पीछे वाला भाग, जहाँ कलई कर दी जाती है तो कलई वाला ये जगह क्या होता है? पीछे का, और सामने का ये कराता है। तो हमेशा इधर ही बन रहेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर 4। और वो जो बताए हैं वो भी पूछता है, वो ज्यादा पूछता है, इसलिए बता दिए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पूछ देता है। तो याद रहे, हमेशा याद रखना कि आर में 2 एफ होता है। आर में कब एफ होता है? 2 एफ। तो मतलब आर बराबर 2 एफ, ये हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और एफ को फोकस दूरी कहते हैं किसी दर्पण के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है? दर्पण का मान दे दिया है, मतलब वक्रता त्रिज्या का मान 32 है, तो इसकी फोकस दूरी बताओ। तो वक्रता त्रिज्या के लिए क्या रख देंगे? 32। तब फोकस दूरी बताओ, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 16। 16 दूनी 32, 16 हो जाएगा, क्या जाएगा? 16 सेंटीमीटर ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की। एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण आपका दिया। तो याद रहे, अभी प्लस और माइनस नहीं, ऑप्शन में नहीं दे रहा है, प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं दे रहा है, ठीक। तो जब प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं है तो केवल हमें मतलब है क्वांटिटी से, उस पर कौन सा नेचर आ रहा है ये हमें पता नहीं करना, प्लस का आ रहा है कि माइनस का, केवल क्वांटिटी कितना आएगा, बस इतना। तो हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, क्या है उसकी फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बताओ। तो हम बताएं कि आर बराबर 2f होता है, तो एफ का मान रख दो, 2 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में आएगा, किसमें आ जाएगा? प्लस में। अरे सॉरी, प्लस में माइनस में कुछ नहीं है, यहाँ पर सब एकदम फ्री में सब दिया है, मार दो 20 में। अगर जो प्लस माइनस की बात करेगा तो याद रख लो, अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है, ये तो उत्तल है ना, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण जो है ये अवतल है कि नहीं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रख लो, ये रखना पड़ेगा, तब प्लस माइनस का क्लियर हो पाएगा। अब अगला प्रश्न देखो।
अगला कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। कैसे? तो आवर्धन का सूत्र पहले समझो। आवर्धन का सूत्र होता है आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। किसकी? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और समतल दर्पण का आवर्धन पूछ रहा है। मान लो ये बराबर है इसके, तो कट क्या आएगा? एक आएगा कि नहीं? पहले ये बता दो। आएगा ना? आएगा। तो ध्यान से देख लो, जो समतल दर्पण होता है ना, उसमें जितना बड़ा वस्तु है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता है। ठीक, हमेशा जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ दोनों बराबर मिलेगा कि नहीं? तो समतल दर्पण के लिए उसका आवर्धन क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर पता है? ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक, और दूसरा कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो कांच का अपवर्तनांक बताओ किस किस चीज में प्रकाश चल सकता है? चलने का मतलब इस पार से उस पार चला जाएगा। किस किस चीज में? जिस जिस चीज में वस्तु दिखाई देगी समझ जाना कि उसमें प्रकाश चल सकता है। जैसे हवा में हमें सब चीजें दिखाई देते हैं कि नहीं? गैस में सब चीज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गैस में प्रकाश चल सकता है। पानी में दिखाई देती है मछलियां, इसका मतलब पानी में भी प्रकाश चल सकता है। कांच का जो बॉक्स होता है उसमें मछली रखी होती है, तो कांच में भी हमें वस्तु दिखाई दे सकती है, तो कांच में प्रकाश क्या चल सकता है। तो हर एक जिसमें जिसमें प्रकाश चल सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश चल सके उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम समझिए। ठीक, अब एक बात होती है हर एक प्रकाशिक माध्यम का, उसमें एक क्वालिटी होती है प्रकाश को क्या करने की? मोड़ने की क्या करने की? मोड़ने का मतलब समझ रहे हो? अपने सीधे रास्ते पर जा रहा है ना, तो उसको लतिया लेगा, कहेगा इधर भगा देता है, क्या कर देता है? तंसा हटा देता है। अपने मार्ग से उसको नहीं जाने देगा। जैसे यहाँ से जा रहा है, लो शीशा है, शीशा में कांच में अब एंट्री करने वाला है प्रकाश हवा से, तो ये सीधे नहीं जाने देगा, कहेगा अरे हमें घर में आ गया, चल इधर जो घर में जाओगे तो ये अपने निर्णय करेगा किधर तुम्हें जाना है, तो ऐसा क्या कर देता है? भगा देता है, अपने रास्ता पे नहीं जाने देता है, हटा देता है। ठीक, तो यही गुण क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। क्षमता ही है अपवर्तनांक। क्या है? क्षमता। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो हर एक माध्यम का, प्रकाशिक माध्यम का प्रकाश को मोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। जैसे कि जो जितना ठोस होगा वो अधिक मोड़ देता है। क्या कर देता है? वो अधिक मोड़ देता है। क्या कर देता है? अधिक मोड़ देता है, क्योंकि उसके पास अधिक शक्ति होती है। अगर जो हम कह दिए कि एक खोखला बॉक्स ले लो और एक ठोस, दोनों को तोड़ो, किसको तोड़ दो? जल्दी से खोखला वाला आराम से टूट जाएगा और जो ठोस होगा हाथों तोड़ देगा, तुम्हारा तोड़ेगा कि नहीं? तो जो खोखला होता है जिसमें बहुत दम नहीं होता है, जैसे पानी है, तो पानी में तो आसानी से हाथ इसे ऊपर नीचे घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन क्या लोहा के अंदर हम जाकर इसे घुमा पाएंगे? लोहा में उंगली नहीं डाल पाएंगे, इसे लोहा में डाल पाएंगे? पनिया में डाल देंगे आराम से। तो लोहा क्या है? कड़क है और ठोस है। तो ठोस की बात करें तो लोहा हम नहीं लेंगे क्योंकि लोहा प्रकाश नहीं चल सकता। हम बात करते हैं कांच की, तो कांच में चल सकता है प्रकाश ना, तो ठोस है, इसलिए उसमें उसके द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता किसके द्वारा अधिक होगी? कांच के द्वारा। और उसके बाद पानी, फिर उसके बाद गैस। ठीक, तो बात किया जाए कि कौन किसको अधिक मोड़ देगा, तो कांच सबसे ज्यादा मोड़ देता है। लेकिन प्रकाश में 7 रंग होते हैं, माना जाता है 7, लेकिन अभी तो बहुत होते हैं। जो इसमें हमारे सिलेबस में केवल 7 ही दिया गया है। विव ग्योर से क्या कहते हैं? विव ग्योर क्या है? विव ग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो ये बैगनी है, ये जामुनी कलर का है, ये नीला, और ये हरा, और ये नील पीला, और ये केसरिया रंग, ऑरेंज संतरावा रंग, और रेड मतलब लाल। जब हम एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण भेजते हैं, कौन सी किरण? श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, तो ये अपने मार्ग सीधे इसको अपने मार्ग पर जाना चाहिए ना, तो नहीं जाता है। इस अपने अवयव रंग में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में। कहने का मतलब अब जो कांच का है ना, ये बहुत क्षमता वाला है, सबको तोड़ ताड़ देता है, कहता है भाग इधर भाग उधर भाग, भगा देता है।
सीधे सबको नहीं जाने देता है। देखो इसको सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाने दिया। क्या कर दिया, प्रकाश को मोड़ दिया। ये कहेगा रेड वाला तू इधर जा, तो ये यहाँ पर रेड रहेगा, ये वाला यहाँ लो, फिर से रेड को इधर भेज देगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबको अपना अपना कैटेगरी वाइज बांट देगा सातों को। तो रेड वाला देखो तनी सा मुड़ा है, वी ग्यो, रेड वाला थोड़ा सा उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन मुड़ गया, ये मुड़ गया कि नहीं। तो प्रश्न पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक किसके लिए सबसे ज्यादा होता है, कौन रंग के लिए। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक किसके लिए सबसे ज्यादा होता है, मतलब किसको सबसे ज्यादा मोड़ देता है। ठीक, तो कौन रंग को, बैगनी रंग को सबसे ज्यादा मोड़ता है। किसको सबसे कम मोड़ता है, तो लाल रंग को। यानी कि पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग के लिए। इसी तरह से लेंस भी पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है, लेंस से भी पूछ सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो बता देना बैगनी। ठीक, अब आगे देखो अगला प्रश्न। अच्छा, इसमें ये बैगनी रंग मार देना। फिर अगला कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल में प्रकाश की चाल बताइए अगर जो जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो ध्यान से देखो, एक सूत्र होता है, सूत्र याद रहेगा तभी निकाल पाओगे। अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल से संबंधित, अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल से संबंधित क्या होता है, सूत्र होता है। उस सूत्र को जानना जरूरी होगा तुम्हारे लिए। तो देख लो तुम लोग क्या करते हो, सूत्र तो याद करोगे नहीं, चले आते हो उठा के पढ़ना जाने। देखो ये अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। ये अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। कहाँ, या तो पहले माध्यम को या तो निर्वात कर दो, क्या कर दो, निर्वात। लेकिन पहला माध्यम अक्सर निर्वात रहता है, इसलिए हम निर्वात कर रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो अब इसी के आधार पे हम हल कर सकते हैं। तो यन अपवर्तनांक है जो कि हमारा दे दिया गया है कितना, 4/3। तो हम लिख देंगे 4/3। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी जाए कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम यहाँ दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल मान ले रहे हैं कि यक्स है कि नहीं। तो अब यक्स का मान निकालें, इसको इधर भेजेंगे, तो यक्स 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 भाग में इधर जाएगा गुणा, बटे 4 गुणा में इधर जाएगा भाग में, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, ये हो ही जाएगा, 9/4 आ जाएगा। 10⁸ 9/4 जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 × 8 4 × 5 20, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला कर रहा है, अगला आप देख रहे हैं, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक एक पारदर्शी पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 1 है, निर्वात में रखा है, पदार्थ से निकलकर निर्वात में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह से विचलित होकर अभिलंब से कहाँ जाएगी, दूर भगेगी, सटेगी, क्या होगा। तो ध्यान देखो, कह रहा है कि निर्वात में एक कांच रख दिया गया है, इसका अपवर्तनांक 1 है। तो याद रखिए निर्वात का अपवर्तनांक भी 1 होता है। किसका अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक है, बीच में निर्वात है। ठीक, बीच में क्या है, निर्वात है, ये कांच रखा है, कांचों का अपवर्तनांक 1, निर्वातों का अपवर्तनांक 1, दोनों का अपवर्तनांक 1 है। अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, यानी कि ये भी उतना ही मुड़ेगा जितना ही मुड़ेगा कि नहीं। तो अब प्रकाश इसमें से निकल रहा है, इसमें से निकल के बाहर जा रहा है, तो क्या वो मुड़ेगा कि नहीं, बताओ, मुड़ेगा। देखो इसका जितना क्षमता इसका है उतना क्षमता इसका है, तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा, क्योंकि ये कहीं माध्यम में प्रकाश नहीं मुड़ता है, तो एक ही माध्यम बन गया कि नहीं। अतः हम कहेंगे कि प्रकाश की किरण अविचलित रहेगी, विचलित नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देख लो, तीसरा करा है अविचलित रहेगी, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है 23वां, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बता दिए निकालो, लेकिन अब यहाँ प्लस और माइनस की बात कर दिया, तो प्लस माइनस की बात के लिए ध्यान से समझ जाओ। हम कहें कि r बराबर होता है 2f, r बराबर क्या होता है 2f, लेकिन उत्तल लेंस के लिए बता ही दिए हैं कि प्लस होता है, अवतल लेंस के लिए f, अवतल लेंस के लिए f क्या होता है माइनस, और उत्तल लेंस के लिए f धन। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा लेंस है, लेंस हो चाहे दर्पण, दोनों में सेम होता है। अगर जो उत्तल लेंस है तब वो प्लस, उत्तल दर्पण है तब वो प्लस, अवतल लेंस है तब वो माइनस, अवतल दर्पण है तब वो प्लस, अरे माइनस। तो कौन सा यहाँ पर बात कर रहा है लेंस की, नहीं दर्पण की। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है अर्थात r बराबर -20 है, क्या है -20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या माइनस में रहेगा, फोकस दूरी भी माइनस में रहेगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी बताओ, तो फोकस दूरी इसका आधा होता है, हमें पता है, देखो इधर चला जाएगा तो 20 में 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 10 -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन कर लो, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर देखो अगला करा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस है उसकी क्षमता क्या है 5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी याद करो। तो क्षमता का सूत्र बताओ, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 फोकस दूरी, ये मीटर में लेंगे, अगर जो फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तब 100 बटे कर देते हैं, 100 बटे फोकस दूरी। ठीक ना, बात समझ में आई। तो ये हमारी क्षमता का सूत्र, अब जो दिया होगा उसके आधार पर निकाल लेंगे क्या दिया है। और एक बात, उत्तल लेंस, जिस तरह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उसी तरह से उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल की क्षमता ऋणात्मक, उत्तल की क्षमता धनात्मक, उत्तल। तो जब भी धनात्मक क्षमता देखना तो कर देना उत्तल लेंस, ऋणात्मक क्षमता अवतल लेंस। समझ गए, समझ गए होंगे। तो आगे देखो क्या कर रहा है, क्षमता दी है 5 डायोप्टर, कितना है 5 डायोप्टर। जब क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी हम क्या याद करेंगे फोकस दूरी, कुछ नहीं क्षमता की जगह 5 रख देंगे, धनात्मक है तो कौन सा लेंस होगा पता चल ही गया होगा, उत्तल लेंस। बताओ सेंटीमीटर में ज्ञात कर दे रहे हैं 5, हाँ एफ है तो एफ इधर भेज देंगे, 5 इधर आ जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 100 बटे 5। बताओ 5 को 20 है, 5 दूनी 10 20 आया कि नहीं, तो एफ का मान 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मार दो 20 सेंटीमीटर, 20 20 देखो प्लस 20, माइनस में 20 नहीं प्लस में, क्योंकि कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस उत्तल लेंस। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, पहले बता दिए थे उत्तल लेंस से जब भी उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बनेगा कि नहीं वस्तु से छोटा, और वो आभासी बनेगा, कहाँ बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन है, वास्तविक व सीधा गलत, आभासी व सीधा, दूसरा वाला सही है आभासी व सीधा। एक उत्तल लेंस की अगर देखो, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, जब तुम ज्ञात करोगे। ठीक, फिर उसी तरह से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करो, फोकस दूरी दे दी है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं 100 बटे फोकस दूरी, 100 बटे फोकस दूरी तो 20 से भाग देंगे, 100 में कितना आ जाएगा, अच्छा 50 दिया, 50 से भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, कौन सा दर्पण है लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का धनात्मक बताया था प्लस 2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ये तुम लोग कर दोगे बताया थे ना, उसी हिसाब से इसको करो। फिर 28वां कह रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता ज्ञात करो, इसे भी तुम लोग ही करोगे, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है, बताओ प्लस में आएगा कि माइनस में, क्षमता तब इसका प्लस में आएगा कि नहीं, उत्तल लेंस है। कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा से आकाश देखेंगे तो काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा काला, क्यों, अरे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल रहता तब ना अपवर्तन होता तो नीला दिखाई देता, जिस तरह से पृथ्वी पर वायुमंडल है तो हम जब देखते हैं तो अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के कारण हमें नीला दिखाई देता है आसमान। ठीक, अगर जो पृथ्वी से जस्ट वायुमंडल से बाहर गए और फिर देखें आसमान को तो काला दिखाई देगा, इसी तरह से चंद्रमा पर से जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है काला। फिर अगला क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है पहले समझना पड़ेगा। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, परावर्तन समझ ही रहे हो, पहले तो अपवर्तन समझ रहे हो, आपतन कोण,
जब आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तब उस समय पूर्णांतिक परावर्तन होता है। क्या कहते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन। तो ये वाला आपने दिया होगा माध्यम में, दिया है कि नहीं? दिया है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, प्रकाश किरण सघन। अच्छा, जब ये आपतन दे दिया है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, नहीं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, नहीं। ये दोनों नहीं है। तो अब ये बात कर रहा है, अगर जो ई रहता तो ये ठीक रहता, नहीं तो एक और है कि प्रकाश किरण जाने की क्या व्यवस्था है, किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश किरण सघन से, सघन लिखा है, अब विरल में जाना चाहिए। कहाँ? विरल। जब सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण सभी हमारा क्रांतिक कोण संभव है, अर्थात पूर्णांतिक परावर्तन भी संभव है। तो ऑप्शन नंबर हम मार सकते हैं दूसरा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी सही हो सकता था, लेकिन ये दिया ही नहीं कि आपतन कोण हमारा बड़ा हो क्रांतिक कोण से, यहाँ नहीं दे रहे, दूसरा सही कर लेना। -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। अब तुम भी बता दो, माइनस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस हो गया तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो अरे फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो ये सेंटीमीटर में बताना होगा तो क्या कर देंगे, लेकिन मीटर में पूछा है तो 1/1 कर देंगे। 1/डायोप्टर तो 1/-5 यानी -5 से भाग करेंगे, 1/0.2 0.2 -0.2 मीटर। फिर कह रहा है कि दो माध्यमों के पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण क्या होता है? देखो, ये माध्यम, ये सघन माध्यम चाहे विरल माध्यम, कोण माध्यम मान लो, ये दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश किरण जाती है तो अपनी बार से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। लेकिन अगर जो लंबवत आएगी तो नहीं विचलित होगी, तल को नहीं विचलित होगी। तो इसमें देखो क्या दिया है, दिया है 0 अंश, अर्थात पहला से जाएगा, एक अंश पर नहीं विचलित होगी, अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है यदि आपतन कोण 42 तथा अपवर्तन कोण 30 हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है, तो कितना विचलित हो जाएगी? कौन सी विचलित हो रही है? घटा देते हैं, 42 में से 30 घटा दें, 12 अंश। कितना अंश? 12 अंश विचलित हो जाएगी। यहाँ अपवर्तनांक नहीं पूछा गया, इतना याद रखना, क्योंकि वहाँ दिया है sin a बटे sin r, तो होता है अपवर्तनांक बराबर sin a बटे sin r। तो यहाँ अपवर्तनांक नहीं पूछा है, कौन सा विचलित हो रहा है, तो घटा देते हैं सीधे सीधे, बड़ा में से छोटे वाले को। तो 42 में से 30, 12 अंश। कितना? 12 अंश। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 बताया है भाई ना, अपवर्तन के कारण। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। यही मैंने बताया था कि अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम की प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। इस पर हल करेंगे जो आएगा वही सही हो जाएगा, कर लेना। अब इतना बता ही दिए हैं।